एक बार इसको चालू करता हूँ, लाइट को। हाँ ऊपर। अब ठीक है क्या? हाँ भाई, अब आवाज नहीं है ना? इतिहास में हम बात कर रहे थे मुगल काल, और मुगल काल में हम बात कर रहे थे जहांगीर के बारे में। बच्चों, कल की क्लास में हमने पहले तो अकबर के बारे में विस्तार से बात की, उसके बाद में अकबर का ही पुत्र कौन है? जहांगीर। जहांगीर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना बच्चों? जहांगीर में नेक्स्ट आज बात करेंगे। जहांगीर ने, ध्यान रखना बच्चों, मेरुनिसा से क्या की थी? शादी की थी। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर ने मेरुनिसा से क्या की थी? शादी की थी। समझना ये मेरुनिसा कौन है? बच्चों ध्यान रखना, ये एक मेरुनिसा, ये एक सुंदर सी कन्या थी। क्या थी? सुंदर सी कन्या। बच्चों ध्यान रखना, इस मेरुनिसा की शादी हो चुकी थी पहले। अरे आवाज नहीं भाई ना। मेरुनिसा से विवाह किया है किसने? जहांगीर ने। बच्चों ध्यान रखना, मेरुनिसा एक सुंदर सी महिला थी, राजकुमारी थी बच्चों। लेकिन इस मेरुनिसा का विवाह पहले से हो चुका था, और मेरुनिसा के पति का नाम क्या था बच्चों? शेर अफगान। शेर अफगान, ये है मेरुनिसा। मेरुनिसा, ठीक है ना बच्चों? और मेरुनिसा के पति का नाम क्या है? शेर अफगान। शेर अफगान। बच्चों ध्यान रखना, ये इसका क्या है? पति। एक बार किसी सम्मेलन में इस मेरुनिसा को किसने देख लिया था? जहांगीर ने। अब जहांगीर को लगा कि मैं शादी करूंगा तो किससे करूंगा? मेरुनिसा से शादी करूंगा। लेकिन जहांगीर को बाद में पता चला कि इस मेरुनिसा की तो क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है, ये पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन अब बादशाह है। अब जहांगीर को पता चला कि इसका पति कौन है? शेर अफगान। शेर अफगान कौन था? एक सेनापति था, मुगल सेना में क्या था? सेनापति था। अब जहांगीर ने कहा कि भाई मैं मेरुनिसा से विवाह तो करूंगा, लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसका पति। तो बच्चों ध्यान रखना, इस मेरुनिसा से शादी करने के लिए जहांगीर ने इस शेर अफगान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब मेरुनिसा क्या हो गई है? विधवा। क्या हो गई है? विधवा हो गई है बच्चों, ध्यान रखना। और मेरुनिसा की एक पुत्री भी थी, ध्यान रखना। उस पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। अब जहांगीर मेरुनिसा से विवाह कर लेता है, और मेरुनिसा और शेर अफगान की पुत्री जिसका नाम है लाडली बेगम का विवाह किसके साथ में कर देता है? अपने पुत्र है शहरयार से, ठीक है ना? बाप बेटे दोनों ने काम कर लिया है। बाप तो करता है बेटी की मां से विवाह, शादी, और अपने बेटे का विवाह किसके साथ में करता है? उस पत्नी की पुत्री से। अब तो ध्यान रखना, इस मेरुनिसा का जो पिता था जिसका नाम था गयास बेग। क्या नाम था? गयास बेग। ये किसका पिता है? मेरुनिसा का। ये नाराज हो गया। इन्होंने कहा कि मेरे एक तो दामाद की हत्या कर दी, दामाद की हत्या करके मेरी विधवा पुत्री से विवाह कर लिया किसने? जहांगीर ने। नाराज कौन हो गया था? गयास बेग। अब बच्चों ध्यान रखना, इस गयास बेग को खुश करने के लिए जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी। इस उपाधि का नाम क्या है? एतमादुल्ला। बच्चों ध्यान रखना, गयासुद्दीन बेग को जहांगीर एक उपाधि देता है, उपाधि का नाम क्या है? एतमादुल्ला। और बच्चों ध्यान रखना, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, गयास बेग की मृत्यु हो जाती है। फिर गयास बेग की याद में बच्चों ध्यान रखना, एतमादुल्ला का मकबरे का निर्माण करवाया था। बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एतमादुल्ला मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने। किसकी याद में? गयास बेग की याद में। गयास बेग कौन था? मेरुनिसा का पिता था, ठीक है ना बच्चों? और ये आगरा यूपी में है। एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये कहां पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में। और बच्चों ध्यान रखना, ये मुगल काल की प्रथम इमारत है। मुगल काल की प्रथम इमारत, प्रथम इमारत जो सफेद संगमरमर से बनी है, सफेद संगमरमर से बनी है, ध्यान रखना बच्चों। और ये मुगल काल की प्रथम इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। मैं बताऊंगा पित्रादुरी शैली क्या होती है। और बच्चों ध्यान रखना, इसे एतमादुल्ला के मकबरे को ही छोटा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों?
इसे बेबी ताजमहल या छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट लिखना, मैं बोलूँ ना वैसे लिखना आपको ना, मैं बोल बोल के लिखाऊंगा, लिख लोगे ना? लिखना, जहांगीर ने मेरुनिसा, जहांगीर ने मेरुनिसा से विवाह किया या शादी की। लिखना, मेरुनिसा के पिता मिर्जा गयास बेग, मेरुनिसा के पिता मिर्जा गयास बेग, मेरुनिसा के पिता मिर्जा गयास बेग, ठीक है ना? मिर्जा गयास बेग लिख दिया ना? अब एक नोट लगा के लिखना, नोट, नोट लगा के लिखना बच्चों। स्पीड ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है भाई। जहांगीर ने मेरुनिसा से विवाह या शादी की। मेरुनिसा के पिता मिर्जा गयास बेग। अब एक नोट लगा के लिखना है, नोट, नोट में लिखना, मिर्जा गयास बेग को, पेन खराब हो गया मिर्जा गयास बेग को जहांगीर एतमा उद्दौला की उपाधि देता है या प्रदान करता है। जहांगीर मिर्जा गयास बेग को एतमा उद्दौला की उपाधि प्रदान करता है, देता है या प्रदान करता है, एक ही है ना। अब आपसे यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एतमा दौला की उपाधि किसे दी गई है? गयास बेग को। किसने दी है? जहांगीर ने। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये गयास बेग जहांगीर के क्या लगता है? ससुर लगता है, क्योंकि इसकी एक कन्या थी, सुंदर कन्या थी, उसका नाम क्या था? मेरुनिसा, है ना। अब मेरुनिसा को एक बार किसी सम्मेलन में या कोई मेले या उत्सव में किसने देख लिया था? जहांगीर ने। अब जहांगीर को इतना महान बताया गया है, अकबर को इतना महान बताया गया, वास्तविक इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक दोनों ही है ना, बाप बेटे शराबी थे, है ना। सर्वाधिक वेश्या कोटे समझते हो ना, वेश्या कोटे। बच्चों ध्यान रखना, लास्ट समय में अंग्रेज भारत आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई है? अकबर के समय, है ना। मेरी बात सुनो, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है अकबर के समय। लेकिन अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट या अनुमति कौन देता है? जहांगीर। क्योंकि जहांगीर गलत काम करता था और अंतिम समय में रोग हो गया, इसको गंदा एक रोग हो गया, है ना, नपुंसक हो गया था ये लास्ट समय में। और इसका इलाज किसने किया था? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों को खुश होकर के कहा है कि क्या चाहिए आपको? मैं मेरी आधी रियासत, आधा साम्राज्य देने के लिए तैयार हूं। अंग्रेजों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम व्यापार करते हैं तो हमसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। अरे जहांगीर ने कहा छोटी सी बात है ना, आज के बाद में अंग्रेजों से कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के साथ में हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन है? जहांगीर, है ना। अपने ध्यान रखना, आयुष के लिए, अपने जीवन के लिए ध्यान रखना, अपने निजी जीवन के लिए भारत को गुलाम बना दिया किसने? जहांगीर ने। अब तो ध्यान रखना, एक जितने भी मुगल काल के जो शासक है उनके मकबरों को याद कर लेना, क्योंकि हाल ही में चर्चा में है औरंगजेब, है ना। औरंगजेब हाल ही में चर्चा में है, न्यूज पे सिर्फ औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। अब पता नहीं है न्यूज वाले ही क्या चाहते हैं, इस औरंगजेब का बार बार पता नहीं है ना, मॉर्निंग में उठते तो ये औरंगजेब, है ना। दो प्रकार के मत होते, एक होते हैं पक्ष और एक होते हैं विपक्ष। जो वास्तविक में जो भारत के जो मुसलमान है, मुस्लिम है, वो कभी भी उन्होंने मुगलों का सपोर्ट नहीं किया है ना। भारत के जो मुसलमान है ना, वो कभी भी मुगलों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और नहीं आगे करेंगे,
क्योंकि जो ये विदेशी लुटेरे थे, है ना, जिन्होंने भारत को लूट करके वापस चले गए या कुछ यहां पर भी मर गए, जितने भी भारत में जो इस्लामिक है, जो धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, ये सभी ध्यान रखना, ये या तो सनातन धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार किया या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, है ना। विदेशी जितने भी लुटेरे थे जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, वो वापस चले गए और हमें भाइयों भाइयों में दो भाग में ये विभाजित करके, है ना, भाईचारा समाप्त करके वापस चले जाते हैं। अब औरंगजेब की पूजा की जा रही है, औरंगजेब का इतिहास देख लेना। अब जितने भी मुगल बादशाह है ना, जितने भी मुगल बादशाह, उनका अंतिम समय इतनी दुर्भाग्य से बीता है। औरंगजेब के समय ही औरंगजेब के परिवार में लगभग परिवार के पत्नी, बेटा, पोता, पोतरी सब लगभग मर गए। जीवित कौन बचा था? सिर्फ औरंगजेब। शाहजहां को कैद कौन कर लेता है? शाहजहां को औरंगजेब करेगा, आगे बात करेंगे। अब जहांगीर क्या है? जहांगीर ने अपने पिता का विरोध किया, और जहांगीर का विरोध किसने किया था? इसके पुत्र ने, खुर्रम, है ना। अब देखो, एक मतलब अपनी शादी के लिए एक मतलब पत्नी के पति की हत्या करा देता है, एक पत्नी को विधवा कर देता है। कौन? जहांगीर। फिर बच्चों उससे विवाह कर लेता है और उसकी पुत्री थी शेर अफगान की, उसका नाम था लाडली बेगम। अब जहांगीर ने कहा कि इसकी माँ से विवाह मैं कर रहा हूं, बेटी से तू कर ले, है ना। एक देखे तो अपना ही दामाद बना लिया था अपने पुत्र को, किसने? जहांगीर, ठीक है ना। वह तो ध्यान रखना, यहां से प्रश्न ये बनेगा, एतमादौला का मकबरा कहां पे है? आगरा, यूपी में, ठीक है ना। अब देखो, जितनी भी इमारत है आगरा उत्तर प्रदेश में लगभग यमुना नदी के किनारे है। आपसे पूछ ले कि एतमादौला का मकबरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना, क्योंकि आगरा पूरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बच्चों, मुगल काल की प्रथम इमारत है जिसमें ध्यान रखना सफेद संगमर से बनी हुई है ना, मुगल काल की पहली इमारत है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे है ना, ये गलियारे दिख रहे हैं ना, इससे कहते हैं पित्रादुरा, है ना। ये जाली के जरों के बने हुए छोटे छोटे, इससे कहते हैं पित्रादुरा, ठीक है ना। ये मुगल काल की पहली इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। मुगल काल की प्रथम इमारत है। आपसे पूछ लेगी जो सफेद संगमर से बनी है तो कौन सी है? एतमादौला का मकबरा, ठीक है ना। इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं, इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? एतमादौला के मकबरे को कहा जाता है, ठीक है ना। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों बात करें इस मेरुनिसा की माता, है ना, इस मेरुनिसा की माता, लिखो लिखो भाई, इसको लिखो, लिख दिया ना बच्चों। इसकी माता मेरुनिसा की माता का नाम क्या है? असमत बेगम, ठीक है ना भाई, जिसको लिखना है लिख दो ना, समझ लो। मेरुनिसा की माता है जिसका नाम है असमत बेगम। एक तो पिता को याद रखना है, मेरुनिसा का नाम याद रखना है, और उसके पिता का नाम क्या है? गयास बेग। माता का नाम क्या है? असमत बेगम। असमत बेगम को हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इस असमत बेगम ने, बच्चों ध्यान रखना, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का प्रयोग किया था भारत में सर्वप्रथम। गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल से गुलाब के इत्र का विधि, है ना, इत्र निकालने की विधि का प्रयोग किसने किया था? असमत बेगम। असमत बेगम, क्योंकि एक बार जहांगीर काम करके घर आया, है ना, तो उसकी बेटी कौन थी? मेरुनिसा। मेरुनिसा ने कहा कि पहले स्नान कर ले, बदबू आ रही है। तो असमत बेगम ने सुन लिया कि मैं इसकी बदबू का परमानेंट इलाज कर देती हूँ। गुलाब के फूल को तोड़ करके उस गुलाब के फूल से क्या निकाल लिया था? इत्र निकाल लिया था। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम आपसे पूछ ले कि गुलाब से इत्र निकाला किसने? असमत बेगम ने, ठीक है ना। ये बात आपको बस याद रखनी है। दादा उसके बाद में बात करें बच्चों, सलीम। सलीम कौन है? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। बच्चों ध्यान रखना, सलीम को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। सलीम का मतलब है जहांगीर। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बच्चों मैं आपसे पहले पूछूं कि दिल्ली सल्तनत काल में हमने बात की थी कि एक शासक था जिन्होंने आगरा में क्या लगाया था? एक न्याय का घंटा लगाया था।
मैं आपसे पूछ लूं कि दिल्ली सतलज गाल का वह शासक जिन्होंने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था, दिल्ली सतलज गाल की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, अकबर दिल्ली सतलज गाल का है। देखो तुक्का मत मारो भैया ना। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, इस जीके जीएस को इतना है ना, इतना इजी में मत लो, और न इस अग्निवीर को इतना इजी में लो। टाइम है अभी आपके पास में। सिलेक्शन का आधार ही जीके जीएस है। यदि जीके जीएस आपका स्ट्रोंग हो गया तो जो साइंस मैथ है ना, जो बाकी अन्य कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको आप विचार दोगे, क्योंकि ये जीके है ना, सिलेक्शन का आधार ही जीके है। रियल बात है। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, आराम से कर लोगे। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस है, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही पर्सन इजी से आप हल कर लोगे। लेकिन जीके क्या है, जीके का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और सिलेक्शन का आधार ही जीके है। साइंस भी क्या एक सीमित सब्जेक्ट है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस जीके में आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान का कोई अंत नहीं है, भारत का तो सामान्य ज्ञान है ही। प्लस ध्यान रखना, प्लस बच्चों ध्यान रखना विश्व से संबंधित भी है ना। उम्र निकल जाती है जीके पढ़ पढ़ के, फिर भी पूरा जीके तैयार नहीं हो जाता है, किसी टीचर का भी नहीं होता है। ठीक है ना। बस हमें ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, बस हमारा सिलेक्शन लेना है। और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं बार बार कि बस अच्छे नोट्स बना लो, नोट्स से एक सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा जीके का। और कोई पर्सन बाहर चला गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। इतना ज्यादा विस्तार से अग्निवीर के बच्चे तैयारी नहीं करेंगे। और स्टैटिक जीके की मैं बार बार बोला हूं कि स्टैटिक जीके की क्लास से आपके यूट्यूब पे हमारे गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे है, अलग से प्ले लिस्ट है, तो अच्छे नोट्स बना लेना। स्टैटिक जीके का वेटेज 50% है। बतो ध्यान रखना, मैंने मंदिर, प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है ना, प्रमुख मेले त्योहार उत्सव है ना, लगभग मैंने 4-5 टॉपिक करा दिए। और एक मैंने आपको प्रमुख पुस्तक आपको अलग से भाई उनके नोट्स मिल गए हैं। देखो ये टॉपिक है ना, इन टॉपिकों को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो रटने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, जिसको हम समझ रहे इतिहास से, इतिहास को समझा जाएगा है ना। इतिहास को यदि नहीं समझोगे तो इतिहास को आप रट नहीं सकते हो। नाम ही क्या इसका, इतिहास। कहते हैं ना कि इसका तो इतिहास ही खराब है, इसका इतिहास है अच्छा है। तो इतिहास समझने वाला सब्जेक्ट है। जियोग्राफी भी आप यदि समझ लोगे तो जियोग्राफी तैयार है। पॉलिटिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक एक चीज मैं क्लास में याद करा लूंगा। वापिस 3-4 दिनों के बाद में मैं पॉलिटिकल शुरू पढ़ाऊंगा वापिस। तो एक एक सिंगल पर्सन पॉलिटिकल में फिक्स है ना। तो इतिहास का कोई अंत नहीं है भाई, इसको समझ लो। और जो चीज आप लिख रहे हो ना, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए काफी है। पीछे वाले पेपर देख लेना और फिर नोट्स को मिला लेना कि कितने क्वेश्चन आ रहे, खुद को विश्वास हो जाएगा। बार बार कहने से कोई मतलब नहीं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है 50 बार पूछो। रियल बात बता रहा हूं, यही विशेषता है यहां गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, 50 बार पूछो। कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं कोई और टीचर हो, 50 बार, ये आपका अधिकार है। फ्रेंडली की तरह पढ़ा रहे हैं। पर्सन और एग्जाम का लेवल क्या है हमें पता है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस बता देंगे। भाई कोचिंग का मतलब क्या है, कोचिंग क्यों करते हो? कोचिंग का मतलब यह है कि हम आपको बता देते कि इस रास्ते पे चलना है। भाई जाओ, जैसे कि किसी मंजिल पे पहुंचना है, ये मंजिल है, एक मंजिल पे एक सीधा रास्ता जा रहा है और एक रास्ता यहां से ऐसे घूम के आ रहा है। तो कोचिंग यही बताती है कि इन सीढ़ियों से जाओगे तो रास्ता कम रहेगा, ये 10 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर है।
बाकी चीजें याद आपको करनी पड़ेगी। जिद कर लो, एक जिद अपने आप खुद से, और जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको टाइम दो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। युद्ध हमेशा एक योजना और एक रणनीति से जीता जाता है। आपने उदाहरण तौर पे खानवा का युद्ध पढ़ा होगा, आपने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा होगा इतिहास में। बच्चों आपने तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध आपने पढ़ा है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जिसके पास में सेना कम है वो युद्ध हार जाएगा, नहीं। जिसकी अच्छी योजना, अच्छी रणनीति है तो युद्ध जीता जाता है, ठीक है ना। तो बार बार ये इस ना जीके को कमजोर मत समझना, जीके को इतना इजी में मत लेना, हल्के में, कि भाई ये जीके है कुछ नहीं, याद कर लेंगे, रट लेंगे। ये रटने वाला सब्जेक्ट है, क्या रटोगे? सब चीजें रटी नहीं जाती है। बाकी भाई अब कोई टेस्ट में नए पर्सन मिल रहे हैं तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप रैंक लगा लोगे या नंबर कम आएंगे तो कोई मायने नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको सीखना है कि हम गलती कौन सी करें। बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो कि टेस्ट में ये हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई नए पर्सन आ रहे हैं ना, तो खुशी होनी चाहिए कि भाई नए पर्सन मिले हमें, अपने नोट्स में ऐड करो उसको। ध्यान रखना, अगले संडे तक आपके पास में टाइम है। कल से यूट्यूब पर है, स्टैटिक जीके के नोट्स में चेक करूंगा। और बच्चों ध्यान रखना 50% वेटेज है स्टैटिक जीके का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या पूछा था, मैंने दिल्ली सतलज काल के उस शासक का नाम बताइए आप जिन्होंने न्याय का घंटा लगवाया था। इल्तुतमिश। किसने लगवाया था? इल्तुतमिश। और बच्चों ध्यान रखना, न्याय की जंजीर किसने लगवाई है? जहांगीर ने, ठीक है ना बच्चों। 60 घंटियों की एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, किसने? जहांगीर ने। और स्थान आपसे पूछ ले तो बच्चों स्थान है आगरा। कहां पे? आगरा में, ठीक है बच्चों। और जहांगीर के समय ही जहांगीर ने, मैंने बताया था ना कि अंतिम समय में जहांगीर को एक ऐसा रोग हो गया घर वालों को नहीं बता सकता था, है ना। तो जहांगीर का इलाज किसने किया था? अंग्रेजों ने। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे कि आज के बाद अंग्रेज भारत में व्यापार करेंगे और अंग्रेजों से कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर के समय 4 अंग्रेज अधिकारी भारत आते हैं, लेकिन 2 के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख दिया क्या? लिखो लिखो, लिखना भाई। सलीम या जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, न्याय का घंटा किसने लगवाया है? न्याय का घंटा, न्याय का घंटा किसने लगाया है? इल्तुतमिश, ठीक है ना बच्चों। और ये इल्तुतमिश है, गुलाम वंश का शासक है, गुलाम वंश का शासक है बच्चों। ध्यान रखना, ये दिल्ली सतलज काल का शासक है, ठीक है बच्चों। 60 घंटियां आगरा में लगवाई थी, किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने कहा कि जनता के साथ में कोई अत्याचार या अन्याय ना हो, आप इस घंटी को बजा देना, मेरे पास में सूचना मिल जाएगी और मैं आकर के आपके साथ में जो भी अन्याय हो रहा है उसको, भाई मैं जो आपके साथ में अन्याय या आपके साथ में दुर्व्यवहार, है ना, दुर्व्यवहार जो भी हो रहे हैं ना, उनको क्या करूंगा? मैं समाप्त करूंगा स्वयं आकर के। मेरी जनता के साथ में कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है अकबर के समय, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए छूट या अनुमति कौन देता है? जहांगीर। कारण यही है, इतिहास में कुछ और लिखा गया। जहांगीर के एक कोई रोग हो गया था अंतिम समय में, और उस रोग का इलाज किसने किया था? अंग्रेजों ने। बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों को ये मनसबदार और उपाधि भी देता है इंग्लिश का। और फिर ध्यान रखना, जहांगीर के समय 4 अंग्रेज अधिकारी भारत आते हैं, लेकिन आपको बच्चों 2 के नाम याद रखना है। प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस।
और अंतिम जो कौन था, थॉमस रो। लिखो भाई, है ना। जहांगीर के समय 4 अंग्रेज अधिकारी भारत आते हैं। पहला कौन है, हॉकिंस। कब आता है, 1608 में। और हॉकिंस ने लगभग इलाज कर दिया था, और हॉकिंस से खुश होकर के जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 का मनसबदार बना दिया था, है ना। लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों को व्यापार की छूट किससे देता है, बतो ध्यान रखना, थॉमस रो को। ठीक है ना। 4 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, 2 के नाम याद रखना, एक तो पहला और एक अंतिम। ठीक है ना। प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन आया था, हॉकिंस, जो सूरत आया था। और बच्चों ध्यान रखना, इसको जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि और बच्चों ध्यान रखना 400 का मनसब बना दिया, है ना। मनसब क्या है, कौन बताएगा मुझे। और भारत में मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसने की है, 1 मिनट, है ना। आवाज नहीं भाई, हाथ खड़े कर देना ईमानदारी से। भारत में मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसने की है, हाथ खड़े कर देना। याद नहीं है, याद है, हाँ छोटू, मैंने क्या पूछा है। हाँ, भारत में मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसने की है, नहीं पता है, क्लास में नहीं आए हो। अरे मनसबदार, मैंने बताया था कि अकबर ने मनसबदार प्रथा की शुरुआत की। मनसबदार का मतलब क्या है, मुगल बादशाह के दरबार में पद या प्रशासन का लेवल, कि भाई मुगल बादशाह के दरबार में किस व्यक्ति की कितनी औकात है या कितना लेवल है। हिंदू शासक में सबसे ज्यादा मनसबदार किसके पास में थे, मान सिंह के पास में 7000। ठीक है ना। मनसबदार का मतलब जितने भी ज्यादा मनसबदार हो गए ना, उतनी ही ज्यादा मुगल दरबार में उसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। बस मैंने इतना भी ये भी बताया था कि आपको ये बस याद रखना है कि मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसने की है, अकबर ने की है। अब बच्चों ध्यान रखना, हॉकिंस, ये सूरत आता है अंग्रेज अधिकारी, इसे एक तो जहांगीर उपाधि देता है इंग्लिश खां अंग्रेज था। अब जहांगीर इतना शिक्षित भी नहीं था, अब ये इंग्लिश में बात कर रहा है, तो अपने दरबारी से पूछा ये क्या गाली निकाल रहा है, तो के वासा ये इंग्लिश में बातें कर रहा है ना, तो कहते हैं इसका नाम ही रख दो इंग्लिश खां, पीछे खां तो लगाना जरूरी है ना। और बच्चों ध्यान रखना, फिर जहांगीर को तो कुछ नहीं पता था, जहांगीर ने अपने दरबारियों को बताया। जहांगीर का जो रोग था, उस रोग का निवारण किसने किया था, हॉकिंस। फिर हॉकिंस तो वापिस चला जाता है। फिर बच्चों कौन आता है, थॉमस रो। थॉमस रो किसके दरबार में आता है, जहांगीर के। और बच्चों ध्यान रखना, इसने पूर्ण रूप से इलाज कर दिया, और जहांगीर ने कहा है कि क्या चाहिए आपको, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हम व्यापार कर रहे हैं, जो ये लुटेरे डाकू जो स्थानीय शासक है ये हमें परेशान करते हैं और हमसे ज्यादा कर वसूल रहे। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर ये हस्ताक्षर हो जाते हैं, कौन करता है, जहांगीर। ठीक है बच्चों। फिर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर का मकबरा कहां है, लाहौर में, और लाहौर वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में। ठीक है ना बच्चों, ये जहांगीर की बात है। और अंतिम लाइन लिखना, जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। लेकिन जहांगीर का बीच में ही ये आत्मकथा लिख रहा था, बीच में इसका क्या हो जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है ये। और बच्चों ध्यान रखना, इस जहांगीर की आत्मकथा को पूरा किसने किया बच्चों, मोतीबिंद खां। किसने किया है, मोतीबिंद खां ने इस जहांगीर की आत्मकथा को क्या किया है, पूर्ण किया है। ठीक है ना। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है बच्चों, मैं आपसे पूछ लूं कि बाबरनामा किसने लिखा है, बाबरनामा किसने लिखा है, बाबर ने। अकबरनामा अबुल फजल। मुझे अकबर के 9 रत्न बता दो एक बार।
अकबर के 9 रत्न, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम ए खान ए खाना, तानसेन, मुला दो प्याजा और फकीर। ये 9 रत्न है बच्चों, ध्यान रखना, बार बार पढ़ोगे, कल पढ़ा है और आज याद नहीं, याद होने चाहिए। पूरा नाम तो लंबा है लेकिन मैंने कहा शॉर्टकट में याद कर लो, फकीर, है ना। ध्यान रखना, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे और एक अकबर। बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की कॉपी की है, लगभग है, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, कॉपी की थी, कि उस पद चिन्हों पे मैं चलूंगा। मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, उसके पद चिन्हों पे मैं चलूंगा, लेकिन असफल रहा था। ठीक है बच्चों, आत्मकथा याद रखनी है जहांगीर की, तुजुक ए जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखी गई है। मैं आपसे पूछ लूं कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, ये तो हम कल लिख चुके हैं, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, इतना निपुण था चित्रकला में, जहांगीर ने कहा कि मैं कोई भी चित्र मेरे सामने ला करके प्रस्तुत कर दो, मेरे सामने कोई चित्र ला करके मेरी आंखें पे पट्टी बांध दो और मैं उसको हाथ से स्पर्श करके बता दूंगा कि ये चित्र किसका है और इसका चित्रकार कौन है ना भाई। चित्रकला में इतना निपुण था जहांगीर कि उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दो, कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर भी जहांगीर उससे हाथ से स्पर्श करके बता देगा कि ये चित्र किसका बना है और इसका चित्रकार कौन है, नहीं है ना। ठीक है, किसी के पास में पेन है क्या एक्स्ट्रा, उसको देना भाई वापस पीछे, ठीक है। अब तो ध्यान रखना, जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो उस समय इनके 2 पुत्र जीवित थे, एक का नाम क्या है, खुर्रम, जो आगे जाकर के क्या बनेगा, शाहजहां, और शाहजहां ही जहांगीर का क्या है, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हेडिंग डालना शाहजहां, हेडिंग डालना शाहजहां। लाडला में क्या इसमें यही है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए जहांगीरी, और किस भाषा में लिखी गई है, और ज्यादा से ज्यादा ये भी लिख लेना भाई कि इसको पूरा किसने किया है, मोती बिंद ने, मोती बिंद खान ने, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में ही अल्लाह का प्यारा कौन हो जाता है, जहांगीर, ठीक है ना। फिर जहांगीर की मृत्यु हुई, और जहांगीर की मृत्यु हुई तो जहांगीर का 2 पुत्र ही जीवित थे, एक का नाम था खुर्रम, जो आगे जाकर के जहांगीर का उत्तराधिकारी बनेगा, शाहजहां, और एक था शहर यार, है ना, शहर यार, और इसके साथ में ही विवाह करता है किसका, मेरुनिसा की पुत्री, है ना, लाडली बेगम, लाडली बेगम, है ना। और है ना, इसकी माता का नाम क्या है, मेरुनिसा, मेरुनिसा। और बच्चों ध्यान रखना, मेरुनिसा शेर अफगान की क्या थी, पत्नी थी, विधवा। मेरुनिसा को याद कर लेना। पिता का नाम क्या है, मिर्जा गयास बेग। माता का नाम क्या है, असमत बेगम। मेरुनिसा की माता ने तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि का प्रयोग किया था। और बच्चों ध्यान रखना, गयास बेग को याद करना क्योंकि मेरुनिसा का क्या है, पिता है। और बच्चों ध्यान रखना, इसे खुश करने के लिए जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी है, एतमादुल्ला। और बच्चों ध्यान रखना, एतमादुल्ला का मकबरा कहां पे है, आगरा में। मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, कौन सी है, एतमादुल्ला का मकबरा। मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है, एतमादुरा का मकबरा। बच्चों ध्यान रखना, इसे छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालना, शाहजहां। बचपन का नाम क्या है, खुर्रम। और बच्चों जहांगीर ने इसे कहा है शाहजहां, ठीक है ना। बच्चों माता का नाम क्या है, जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, पत्नी का नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद
बानो बेगम है, इसका अन्य नाम क्या है? मुमताज महल, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है मुमताज महल। शाहजहां सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था? मुमताज महल, जिसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है ना बच्चों, ज्यादा प्रेम कर रहा है तो इसका परिणाम क्या है? ज्यादा पुत्र होंगे। हाँ बच्चों ध्यान रखना, मुमताज महल के कुल कितनी संतान हुई थी? 14। और संतान होते ही इसकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही। संतान होते समय प्रसव पीड़ा की वजह से मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां बहुत दुखी हो जाता है कि मैंने गलती कर ली, है ना। ज्यादा प्रेम का नतीजा यही है कि ज्यादा संतानें हुई है, और संतान की वजह से ही, प्रसव पीड़ा की वजह से ही मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां का जो सामान्य परिचय है, बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। अब मैं नहीं लिखाऊंगा भाई, माता का नाम लिख देना जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, जोधाबाई एक और कौन थी? अकबर की बेगम, जहांगीर की माता। अब जहांगीर की बेगम का नाम भी क्या था? जोधाबाई। क्या नाम था? जिसे जगत गोसाई भी कहते हैं। अब तो ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि शाहजहां के पिता का नाम क्या है? जहांगीर, है ना भाई। माता का नाम लिख गया तो पिता का नाम भी लिख देना। पिता कौन थे? जहांगीर। पिता जहांगीर। ठीक है ना। अब तो ध्यान रखना, मुमताज महल की कुल कितनी संतान हुई है? 14 बच्चे हुए थे, और प्रसव पीड़ा की वजह से ही मुमताज महल अल्लाह की प्यारी हो जाती है। अब तो ध्यान रखना, इसमें 7 ही जीवित बच्चे थे। 14 संतान हुई थी, जिसमें 7 ही जीवित बच्चे थे, जिसमें 4 तो बेटे थे और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र और 3 पुत्री, कुल 14 संतान हुई है। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम क्या है? मुमताज महल। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करा था? शाहजहां। जो ये परिणाम आपके सामने है। बच्चों ध्यान रखना, 4 बेटे, जिसमें एक तो है दारा शिको, एक है शाह सुजा, एक है औरंगजेब और एक है मुराद बख्श। आगे जाकर के बच्चों ध्यान रखना, दारा शिको, शाहजहां अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित करता है? दारा शिको। और औरंगजेब बच्चों ध्यान रखना, इसका क्या कर देता है? इसे बंदी बना करके दारा शिको की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। विरोध करता है पहले तो कि भाई शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? औरंगजेब। आगे बात करेंगे उत्तराधिकारी युद्ध, लेकिन अभी तक यहां पर इतनी बात याद रखना है, शाहजहां के पिता का नाम क्या है? जहांगीर। माता का नाम क्या है? जोधाबाई या जगत है गोसाई। बच्चों ध्यान रखना, ये दूसरा मुगल बादशाह है जिसकी माता क्या थी? हिंदू। पहला कौन था? जहांगीर। देखो तुक्का मत लगाओ ना। अकबर की माता का नाम क्या है? अमीदा बानो। अरे मैंने अकबर की माता का नाम पूछा है भाई। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई, शाहजहां की माता का नाम, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये बेगम है ना शाहजहां की, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का नाम याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां का राज्याभिषेक कहां होता है? आगरा में। कहां पे होता है? आगरा में। और बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां ने आगरा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। बच्चों 10 वर्षों तक शाहजहां आगरा को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। और फिर पुणे 1628 में तो शाहजहां ने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी बनाई। और 10 वर्ष के बाद में 1638 में शाहजहां ने कहा कि वापिस कहां चलेंगे? दिल्ली चलेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका काल माना जाता है? शाहजहां का। ठीक है ना। चित्रकला का जहांगीर, और पूछ ले तो अकबर। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां का राज्याभिषेक कहां होता है? आगरा में। और आगरा को राजधानी किसने बनाई है? शाहजहां ने बनाई है। किसने बनाई है? शाहजहां ने।
ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट लिखना, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है या स्वर्ण युग कहते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने ध्यान रखना इसके निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है ताजमहल। और ये ताजमहल सुंदर इमारत है, सबसे सुंदर इमारत है। बच्चों ध्यान रखना, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है? मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी कुल कितनी संतान हुई थी? और जीवित कितने थे? 7, 4 बेटे और 3 बेटियां। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, प्रसव पीड़ा की वजह से ही मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां पागल हो जाता है और पागल में ही उन्होंने कहा कि मैं उसकी याद में विश्व की सबसे सुंदर इमारत बनाऊंगा। और प्यार में पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हैं? कर सकता है ना। लेकिन प्यार किसी भी चीज से हो सकता है, ध्यान रखना। एक होता है प्यार और एक होता है प्रेम। बच्चों ध्यान रखना, प्यार जानवर से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है ना, पढ़ाई से हो सकता है, किताबों से हो सकता है प्यार। प्रेम हमेशा विपरीत लिंग से होता है। प्रेम हमेशा विपरीत लिंग से होता है, यानी एक पुरुष को महिला से और महिला को पुरुष से होगा, ध्यान रखना। प्यार तो कुत्ते से भी हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है। आपकी कोई कीमती वस्तु है ना, आपकी प्यारी वस्तु, उससे भी प्यार हो सकता है। प्रेम अलग चीज है। आपने महाभारत देखे भी होगी, है ना, देखिए क्या, रामायण, है ना, पुराने सीरियल देखना, उसमें प्यार का कोई नाम नहीं है, प्रेम, है ना। और प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। अब प्यार में पागल आपको किस में होना है? पढ़ाई में होना है। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का मैं बार बार बता रहा हूं, ये प्रश्न आ सकता है। चित्रकला कला का स्वर्ण युग है जहांगीर। और बच्चों आपसे पूछ ले, मुगल काल का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर। बच्चों ध्यान रखना, संगीत, इतिहास लेखन कला अकबर। बच्चों ध्यान रखना, 2 बातें याद रखनी है। स्थापत्य कला का पूछ ले तो शाहजहां, और चित्रकला पूछ ले तो, बाकी कोई भी पूछ ले मुगल काल में तो क्या करोगे? अकबर करोगे। ठीक है बच्चों। अब शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने निर्माण कराए थे, जो एक तो है ताजमहल। बच्चों ध्यान रखना, सभी परिचित होगा आपसे, ताजमहल वर्तमान में कहाँ है? आगरा, यमुना नदी के किनारे। किसकी याद में कराया गया है? मुमताज महल की याद में। बच्चों ध्यान रखना, ताजमहल की डिजाइन अहमद लाहौरी ने। और बच्चों ध्यान रखना, किसके निर्देशन में? ईसा खां की निर्देशन में। और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना बच्चों। सबको पता है कि ताजमहल का है आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है मुमताज महल की याद में। लेकिन डिजाइन करता और निर्देशक किसके निर्देशन में ये ताजमहल बना है, ये किसी को याद नहीं है। ठीक है ना, इनको याद करना है ना। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1983। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। इसको लिखो, ताजमहल है ना। ये आपके सामने सुंदर सी इमारत है। ध्यान रखना बच्चों, ताजमहल सफेद व्हाइट संगमर से बना है, जो हमारे राजस्थान के मकराना से गया है। ये संगमर कहां से लेके गए थे? राजस्थान, मकराना। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल की दूसरी इमारत जो व्हाइट संगमर से बनी है, पहली कौन सी है? एतमादुल्ला का मकबरा। बच्चों मुगल काल की पहली इमारत जिसमें पित्तरदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। और मुगल काल की दूसरी इमारत जिसमें पित्तरदुरा शैली का प्रयोग किया गया है, ताजमहल। बच्चों ध्यान रखना, एतमादुल्ला का मकबरा जिसे छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल कहते हैं। दोनों चीज याद रखनी है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? दक्षिणी भारत का ताजमहल, वेरी गुड। कौन, किसने बताया था? बीबी का मकबरा।
है ना, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, है ना, जो महाराष्ट्र में है। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? शाहजहां का पुत्र कौन है? छोटे ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? जहांगीर ने। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे। बाप, बेटे और पोते तीनों को याद रखना है। बेटे ने तो ताजमहल का निर्माण करवाया है। छोटे ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? बाप ने। बाप कौन है? शाहजहां का, जहांगीर। अब जहांगीर का पोता कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम की याद में, जिससे ध्यान रखना ताजमहल की घटिया शक्ल भी कहा जाता है। ताजमहल की घटिया शक्ल या ताजमहल की घटिया डिजाइन, है ना, किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। औरंगजेब ने कहा कि मैं पिता से कम हूं क्या? हा? मेरे पिता ने मेरी अम्मा के लिए एक सुंदर इमारत बनाई है, तो मैं मेरी बेगम के लिए, है ना। अम्मा किसे कहते? अम्मा और अम्मी एक ही है तो। ठीक है ना बच्चों। अब ये आगे बात करें दूसरी इमारत। भाई बच्चों ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आएगा, शाहजहां का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना यहां स्थापत्य कला आपको याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना, ताजमहल का पत्थर सफेद संगमर से बना है, और ये हमारे राजस्थान से मकराना से लेके गए। मकराना कहां है? राजस्थान में। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें ही ध्यान रखना पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया। ये दूसरी इमारत है, दूसरी इमारत। ठीक है ना बच्चों, ये दूसरी इमारत है जिसमें सफेद संगमर, दूसरी इमारत, ध्यान रखना बच्चों, है ना। आगे बात करें लाल किला। लाल किला बच्चों, लाल किला कहां पे है? दिल्ली में। बच्चों ध्यान रखना, 2007 में लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बच्चों उसके बाद में मयूर सिंहासन, जिसे कहते हैं तख्ते ताउस। बच्चों इसकी डिजाइन किसने बनाई है? बादल खान ने। बच्चों ध्यान रखना, मयूर सिंहासन का मतलब क्या है? ये आपके सामने मयूर सिंहासन है। ठीक है ना, ये क्या है? मयूर सिंहासन। और ये क्या है बच्चों? लाल किला। ठीक है ना। मयूर सिंहासन का मतलब क्या है? बादशाह की बैठने की जगह। यहां पर बैठ करके बादशाह फरियाद सुनता था, है ना। बच्चों ध्यान रखना, मयूर सिंहासन का मतलब क्या है? बादशाह की बैठने की जगह, या, है ना। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें इसकी डिजाइन किसने बनाई, ये प्रश्न पूछा गया है, बादल खान ने, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें कोहिनूर का हीरा लगाया गया, है ना। इसमें कोहिनूर के हीरे का जड़न किया गया। बच्चों उसके बाद में बात करें जामा मस्जिद कहां पे है? दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और बच्चों ध्यान रखना, आगरे के किले में, मैं आपसे पूछ लूं कि आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। और बच्चों ध्यान रखना, आगरे के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। बच्चों ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और मैं आपसे पूछ लूं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस सैन्य अभियान के बाद में अकबर ने करवाया था? गुजरात। अकबर का कौन सा सैन्य अभियान, जिसे दुर्त सैन्य अभियान भी कहा जाता है? गुजरात। अकबर ने किस सैन्य अभियान के बाद में सर्वप्रथम पहली बार समुद्र को देखा था? गुजरात। और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, यार ऐसे मत करो, असीरगढ़ सैन्य अभियान। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। भाई पढ़ाई करो ना, सीधा बैठ जा रहे, एकदम सीधे बैठो ना यार। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें, ये इमारत है, 5 इमारतों के नाम याद रखने हैं। बच्चों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां। मैं याद करा दूंगा, अभी देखो मेरे साथ में बोलो, याद हो जाएंगे, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? ताजमहल वर्तमान में कहां है? किस नदी के किनारे? बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि ताजमहल की डिजाइन किसने बनाई है? अहमद
लाहौरी ने, और किसके निर्देशन में बना है? ईसा खां के निर्देशन में। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, एतमादौला का मकबरा। दूसरी इमारत, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों बात करें लाल किला जो दिल्ली में है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? और मैं आपसे पूछ लूं कि लाल किले पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है? और 26 जनवरी को, 15 अगस्त को तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। यहां से मैं इतिहास से पॉलिटिकल पे आ रहा हूं। गणतंत्र का मतलब क्या है? किस देश को गणतंत्र कहा जाता है बच्चों? है ना, संविधान तो ब्रिटेन में है, क्या ब्रिटेन में गणतंत्र है क्या? नहीं भाई, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है संविधान के अनुसार देश का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, और राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन में जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो? भागीदारी हो, है ना। देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसका क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, दुनिया का एकमात्र देश है ब्रिटेन जिसमें अपवाद है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वहां भी आज राज परिवार है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, एक तो लाल किला दिल्ली में है। मयूर सिंहासन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? कोहिनूर का हीरा डिजाइन करा हुआ था, लेकिन इसे अंग्रेज लेके चले गए बच्चों। उसके बाद में जामा मस्जिद कहां पे है? दिल्ली में। उसके बाद में बच्चों आगरा के किले में ध्यान रखना, दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कंफ्यूज मत होना, फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और बच्चों ध्यान रखना, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। लेकिन आगरे के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास मेलों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। बच्चों समझने लायक चीजें हैं, एक है सिजदा और एक है पाबूस। पहले तो मैं पूछूंगा कि जो ये सिजदा और पाबूस, ये प्रथा क्या है? कौन सी प्रथा है? फारसी प्रथा है। और इन प्रथाओं की शुरुआत किसने की है? इन प्रथाओं की शुरुआत बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। बच्चों ध्यान रखना, सिजदा और पाबोस को खत्म किसने किया है? शाहजहां ने। बच्चों ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा कर, है ना, वापिस लगा दिया था किसने? लेकिन तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। बच्चों उसके बाद में इन्होंने न्याय का दिन रखा था बुधवार। और इनके जो संस्कृत, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, इनके समय शाहजहां के समय संस्कृत कवि थे जिनका नाम था जगन्नाथ। और जगन्नाथ को बच्चों इन्होंने महाकवि राय की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और बच्चों ध्यान रखना, एक और भी इनका दरबारी था लाल खां, जिसे गुण समुद्र की उपाधि दी थी। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लेना। संस्कृत कवि नाम क्या है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। प्रश्न आने की संभावना है। और बच्चों ध्यान रखना, मयूर सिंहासन, जामा मस्जिद, आगरे के किले में दीवाने आम और दीवाने खास को याद रखना है। ताजमहल याद है आपको? ताजमहल से पहले प्रश्न आते थे जब हमें याद नहीं था। अभी याद है तो ताजमहल से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बाकी इमारतें, इन 4-5 इमारतों को याद कर लेना, ठीक है बच्चों। बच्चों क्या होता है? हाँ, कोई नो हीरे की? अब भाई कीमत मुझे नहीं पता, मैं कोई जोर ही तो हूं नहीं। हाँ, 150 करोड़ कीमत है। अब देखो, ये तो अब तुक्के लगाने की, और ये है ना, अब ये कीमत वो बिकने वाला तो है नहीं भाई। कीमत किसकी होती है? ये एक पेन है, ये पेन मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। अब मैं इसको नहीं बेचूंगा तो इसकी क्या कीमत लगाओगे आप? लगा दोगे क्या? अब मैं आपको बोल दूं कि मैं ये पेन बेचूंगा
10,000 में, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 10,000। अब कोहिनूर का हीरा है, अनमोल हीरा है, इसकी कोई कीमत मुझे तो नहीं पता, ये सिर्फ पता नहीं, ये बता रहा है कि 150 करोड़। अब भाई 150 करोड़ तो ऐसा तो है नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास में नहीं है ना। यदि कोहिनूर हीरा बिकता है तो कई लोग उनकी लाइन में लग जाते हैं खरीदने के लिए। और बच्चों ध्यान रखना, एक वही बात है, दुनिया है ना, किसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं और किसी की वैल्यू कम भी कर सकते हैं। कोहिनूर हीरे जैसे और भी हीरे हैं लेकिन हीरा हो गया कोहिनूर का, है ना। कोहिनूर का तो कोहिनूर का, ऐसा हीरा नहीं है क्या कोई और? क्योंकि हमारे पास में अभी नहीं है कोहिनूर का हीरा, हमारे पास में नहीं है, तो हम सोच रहे कि कोहिनूर का हीरा हीरा ही है। अब तो ध्यान रखना, समझना, शाहजहां के अंतिम समय में जब शाहजहां की लगभग एज हो गई थी, लगभग 60-70 वर्ष की एज हो गई थी, तो अंतिम समय में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा ना कि जितने भी मुगल बादशाह है ना, उनका अंतिम समय इतना बेकार गुजरा है, सोच नहीं सकते हो। अंतिम समय में तड़प तड़प के इनकी मृत्यु हुई है, बादशाह की मृत्यु तड़प तड़प के हुई है। देख लो आप, किसी के साथ में अन्याय करोगे तो भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। बस तो ध्यान रखना, शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 में के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुए। ध्यान रखना, 3 युद्ध याद रखने। शाहजहां ने बच्चों ध्यान रखना अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित किया था? दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक था। औरंगजेब क्या था? एक कट्टर इस्लामिक शासक था। औरंगजेब ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई शाहजहां अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित कर दे। बच्चों ध्यान रखना, पहला युद्ध होता है उत्तराधिकारी युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध, इसको लिख देना, सही लिख देना बच्चों, धर्मत, है ना। धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में, औरंगजेब और दारा शिकोह। बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में दारा शिकोह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। इसमें विजय किसकी होती है? विजय कौन होता है? औरंगजेब। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें सामूगढ़ का युद्ध, 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध होता है। इसमें फिर बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, इसे सामूगढ़ के युद्ध की जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक होता है। औरंगजेब ने कहा है कि शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन है? औरंगजेब। ठीक है ना बच्चों। उत्तराधिकारी, मुगल काल के उत्तराधिकारी 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। सन याद रहे तो अच्छी बात, लेकिन इतना याद रखना है, धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ है? औरंगजेब और दारा शिकोह। बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, योग्य पुत्र कौन था? दारा शिकोह। और शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो शाहजहां ने कहा कि मेरा तो अंतिम समय आ गया है, अब मैं तो अल्लाह का प्यारा हो जाऊंगा, मुमताज महल की याद में मुमताज महल के पास में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? दारा शिकोह। और बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब ने इसका क्या कर लिया था? विरोध कर दिया था। कि औरंगजेब ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि भाई योग्य तो मैं हूं, योग्य तो मैं हूं। और बच्चों ध्यान रखना, उस समय औरंगजेब था दक्षिणी भारत में। और बच्चों ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध होता है मुगल सेना, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? दारा शिकोह। और इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में कौन विजय हो जाता है? औरंगजेब। उसके बाद में दारा शिकोह ने कहा कि भाई ऐसे तो औरंगजेब और परेशान करेगा, सामूगढ़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में ध्यान रखना बच्चों, कौन पराजित हो जाता है? वापिस दारा शिकोह। बच्चों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उत्तराधिकारी युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक करवाया था? सामूगढ़ का युद्ध। बच्चों अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध, जो हमारे राजस्थान में अजमेर और नागौर के पास में। देवराई का युद्ध ये उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध है। बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा शिकोह को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई और अपने पिता शाहजहां दोनों को बंदी बना लिया था। ध्यान रखना, किस युद्ध के बाद में, आपसे पूछा जा सकता है किस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने
अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था देवराई का युद्ध। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को किस युद्ध में बंदी बनाया था? देवराई के युद्ध में। ठीक है ना बच्चों। और इस युद्ध में ध्यान रखना, बंदी बनाने के बाद में दारा सिकों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और औरंगजेब ने कहा है कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन है? अपुन औरंगजेब। ठीक है ना। और सबसे कट्टर शासक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है ना बच्चों। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में शाहजहां को बंदी बना लिया और इसे बच्चों ध्यान रखना, बंदी बना करके शाहबुर्ज आगरा में क्या कर लिया था? कैद कर लिया। और यहीं पर क्या हो जाती है? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। बच्चों दारा सिकों के बारे में बात करें, दारा सिकों को लघु अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु अकबर भी कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, ये आध्यात्मिक इसके गुरु थे मियां मीर। और बच्चों ध्यान रखना, हिंदू विद्वान लाल वैरागी भी इनके गुरु थे। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे सीर ए अकबर नाम से जाना जाता है। ये कादरी नाम से रचना लिखता था और इनकी रचना बच्चों मजम उल बहरीन, और ये बच्चों ध्यान रखना योग में इनके वशिष्ठ और भगवत गीता फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। बच्चों ध्यान रखना, इसे लघु अकबर क्यों कहा जाता है? आपसे पूछ ले, ज्यादा लंबी चौड़ी बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दारा सिकों किसका बेटा था? शाहजहां का। औरंगजेब का क्या था? बड़ा भाई। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? लेकिन औरंगजेब ने कहा कि अपन बेटे ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, मैं हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा। बच्चों ध्यान रखना, इसे लघु अकबर दारा सिकों को इसलिए कहा जाता है कि दारा सिकों ने कहा है कि मेरे लिए सभी धर्म क्या समान है। लग रहा था कि लगभग दारा सिकों धीरे धीरे इस्लाम धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म की ओर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने भगवत गीता को भी पढ़ा है, महाभारत को भी पढ़ा है। सभी धर्मों को इन्होंने कहा कि मेरे लिए सभी धर्म क्या है? समान है। अब औरंगजेब ने अफवाह फैला दी कि भाई ये जो दारा सिकों है, मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन ये दारा सिकों इस्लाम धर्म के लिए क्या है? खतरा है। सभी इस्लामिक शासक को एक होकर के इस दारा सिकों को या तो मार देना चाहिए या इसे यहां से भगा देना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, एक योजना बना ली थी औरंगजेब ने, क्योंकि दारा सिकों, इसे लघु अकबर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अकबर ने सभी धर्मों के लिए चर्चा के लिए एक किसकी निर्माण करवाया था? चर्च घर, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इबादत खाना, चर्चा का घर। तो अकबर सभी धर्मों का सम्मान कर रहा था ना, वैसे ही दारा सिकों कर रहा था। और बच्चों ध्यान रखना, अंतिम समय में जब औरंगजेब दारा सिकों को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके दिल्ली की गलियों से निकाले थे हाथी के ऊपर दारा सिकों और दारा सिकों के पुत्र को, तो दिल्ली की जनता उनके सामने, मतलब औरंगजेब के सामने भीख मांग रही थी कि हमारे बादशाह को छोड़ दो, क्योंकि एकदम ईमानदार है ना, ईमानदार। ध्यान रखना, अकबर के बाद में सबसे महान शासक पूछा जाए ना, दारा सिकों था। सभी धर्मों को क्या कर रहा था? सम्मान कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, औरंगजेब ने कहा कि शासक तो मैं बनूंगा। 3 उत्तराधिकारी युद्ध आपको याद रखने हैं। कितने? 3 युद्ध के नाम याद रखने। पहला कौन सा है? धर्मत का, दूसरा सामूगढ़, और अंतिम कौन सा है? देवराई। ठीक है ना बच्चों। इस युद्ध के बाद में शाहजहां को बंदी बना लिया। अब बच्चों कल की बात क्लास में बात करेंगे औरंगजेब, और औरंगजेब के बारे में बच्चों ध्यान रखना, कल की क्लास में हम बात कर लेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।